जी वेलकम टू द अनदर लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल का क्या पर्पस होता है। ये हमारा सिलेक्शन टूल था जो मैं थोड़ा सा इसमें रिवाइज अगर हम करें इस चीज़ में, तो हम शेप को जब ड्रा करते हैं शिफ्ट आल्ट के साथ, तो उसके बाद हम सिलेक्शन टूल की मदद से हम जब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम उसकी मदद से हम शेप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम था इसमें सिलेक्शन टूल का। और उसके अलावा हमने इसको कलर्स को देख लिया था, हम यहाँ से हम कलर्स भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो दूसरा एरो है, बेसिकली ये एक तो ब्लैक एरो है जो कि सिलेक्शन टूल है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। एक जो ये वाला एरो है वाइट कलर का, इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है इसके अंदर, तो सिलेक्शन टूल तो का समझ आएगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम इसमें आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसे अब अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने दो इमेजेस रखी हुई हैं। एक ये डॉग की इमेज है जो कि आज हम थोड़ा क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे, और एक ये बॉक्स जो मैंने अभी क्रिएट किया था। इसको दिखाने का पर्पस ये है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें इस चीज़ में कि ये जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये आ जाता है कि वो चीज़ें, वो डिज़ाइन जो आप खुद से क्रिएट करते हैं वो आपकी वेक्टर बन जाती है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हम कोई टेक्निकल इसमें चीज़ों में टेक्निकल टर्म्स में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम ईजीएस्ट वे के अंदर जो हमें चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं हमें वही बेहतर है हमारे लिए। सो वो चीज़, वो डिज़ाइन जो कि हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं वो वेक्टर कहलाती है, और वो डिज़ाइन जो कि हम आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स का मतलब ये हो गया कि जो हम इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट नहीं करते, जो हम बाहर से लेके आते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, उसको हम आउटसोर्स कहते हैं। और वो जो इमेज होती है वो हमारी कहलाती है रास्टर इमेज। तो रास्टर इमेज जो हम इलस्ट्रेटर में नहीं बनाते, जो हम बाहर से लेके आते हैं, वो हमारी रास्टर इमेज कहलाती है। जो हम डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट करते हैं उसको हम वेक्टर इमेज कहते हैं। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम कुछ इस तरह से मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये वेक्टर इमेज है जो कि रेड कलर का स्क्वायर है। अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने मैक्सिमम इसको जूम किया हुआ है, बट फिर भी इसके आप एजेस देखें तो एजेस के पिक्सल्स क्वालिटी जो बिल्कुल ज़बरदस्त है, आपको किसी किस्म की इसकी पिक्सल क्वालिटी का इशू नज़र नहीं आ रहा होगा। सो वेक्टर का सबसे पहले जो निशानी है और जो फ़ायदा वो ये है कि उसमें पिक्सल्स के इशू नहीं आते। आप देख सकते हैं कि मैंने मैक्सिमम जूम किया हुआ फिर भी इसमें पिक्सल्स के इशू नहीं आए। और यही काम अगर मैं डॉग के साथ करता हूं तो उसको मैं जैसे ही जूम करता हूं थोड़ा सा भी, तो आप यहां पर देख सकते हो कि इमेज की क्वालिटी ख़राब होगी, यानी कि इसके पिक्सल आउट हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो इमेज है ये रास्टर इमेज है, कि रास्टर इमेज एक ख़ास लिमिट तक वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी, बट उसकी लिमिट से ज़्यादा जब आप उसको जूम करेंगे तो उसकी पिक्सल क्वालिटी जो कि वो ख़राब हो जाती है। तो ये एक छोटा सा और एक ब्रीफ सा एक डिफरेंस था वेक्टर और रास्टर के अंदर। उसके अलावा रास्टर इमेज को आप कुछ कर नहीं सकते, इसको आप सिर्फ छोटा बड़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, दैट्स इट। बट वेक्टर इमेज के साथ आप कलर चेंज कर सकते हो, आप इसमें हर काम इसमें कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था वेक्टर में और रास्टर में। अब इसको हम आगे ब्रीफ करते हैं मज़ीद, जो हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जानिब। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं। अब ये जो एरिया है, जैसे हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया था कि जो वाइट कलर का एरिया ये जो कहलाता है आर्ट बोर्ड हमारा कहलाता है। तो इसके अंदर जो डिज़ाइन बनेगा वो हमारा असल डिज़ाइन होगा। बाकी जो साइड पे जो ग्रे एरिया है, जैसे मैंने साइड पे डॉग रख दिया हुआ है, ये आप इसको समझ सकते हो कि जब आप इसको सोर्स फाइल सेव करते हैं तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली ये सेव होगा, पर जब आप इसको रास्टर इमेज के तौर पर सेव करते हैं तो तब वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। रास्टर इमेज में वो चीज़ ही, वो डिज़ाइन ही सेव होगा जो कि वाइट कलर का जो आर्ट बोर्ड है जो इसके ऊपर पड़ा होगा। तो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सोर्स फाइल को कैसे सेव करते हैं, वेक्टर फाइल को कैसे सेव करते हैं, रास्टर इमेज, ये सारी हम इंशाअल्लाह से इसको डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर भी। सो अब हम इसमें डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो है सिलेक्शन टूल हमने देख लिया था। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली हमारे काम आता है हमारे पाथ को चेंज करने के लिए, जो हमारे एंकर पॉइंट्स को चेंज करने के लिए। अब ये पाथ और एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं पाथ को। जो भी शेप होती है वो एक पाथ से मिलकर बनती है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर है, इसको मैं इसका फिल कलर बंद करके इसका मैं दूसरा कलर आउटलाइन कलर का ऑन कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी इंक्रीज करते हैं इसको। तो अब ये जो आपको शेप जो आउटलाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये पाथ कहलाते हैं, यानी कि वो शेप का जो आउटर साइड होता है उसको हम पाथ कहते हैं। तो हर पाथ जो होता है वो एक साइड से शुरू होता है। जैसे सपोज का आप इसको ले लेंगे, ये साइड से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से सीधा जाएगा, यहाँ पे से नीचे आ गया, फिर लेफ्ट आ गया, ऊपर चला गया, और जहाँ से ये शुरू होगा वहीं पे जाके जब पाथ हमारा ख़त्म होगा तो वो एक शेप क्रिएट कर देगा।
तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि शेप कैसे क्रिएट होती है, यानी कि शेप क्रिएट होती है पाथ से मिलके। मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी शेप हो, जैसे ये स्क्वायर की शेप है, वो कोई एक पाथ से मिलकर उसके उस शेप को बनेगा। तो पाथ क्या मतलब होता है कि एक साइड से जब हमारा पाथ शुरू होगा, जैसे सपोज हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से पाथ शुरू हो रहा है, आगे वो स्ट्रेट जा रहा है, फिर वो यहाँ से आगे वो नीचे को आ गया, यहाँ से वो लेफ्ट को चला गया, फिर अप को गया और यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। तो जहाँ पे आगे वो ख़त्म होगा वहाँ पे आके हमारा एक जब पाथ कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हमारी एक शेप बन जाती है। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ अपने फिल के कलर के अंदर दोबारा, और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स के साथ आप अपने फिल को और आउटलाइन के कलर के दरमियान इसको स्वैप कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि जैसे ही अब ये स्क्वायर बन गया, अब पाथ क्या कहलाता है बेसिकली, जब एक शेप, जब एक जैसे यहाँ ये जो हमने कंसीडर किया ये पाथ है, जब तक एक लाइन बिल्कुल सीधी वो चलती रहेगी वहाँ पर एक पाथ कहलाएगा। अभी जहाँ पर जाके वो अपना रास्ता चेंज करेगा, जैसे यहाँ पर आके एक सीधा पाथ चल रहा था, जहाँ पे आके उसने नीचे को आ गया, तो यहाँ से उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो जहाँ पे वो रास्ता चेंज करके वहाँ पे एक सेकंड पाथ शुरू हो जाएगा, और जो एक टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे ये वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर को हम एंकर पॉइंट कहेंगे। एंकर पॉइंट कहेंगे, वो अभी ही हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। एंकर पॉइंट क्या होता है, अभी जस्ट फॉर कंसीडर कि इस शेप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा डिज़ाइनिंग का दारोमदार हमारे इसी शेप के ऊपर है, यानी कि इसी जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस करता है कि आपको शेप की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम उसको मॉडिफाई करने में हमें आसानी हो। तो लेट्स रिपीट कि जब तक यहाँ से हम पाथ हमारा स्टार्ट हो रहा है, जब तक एक सीधी लाइन चलेगी वहाँ तक हमारा एक पाथ का रहेगा, और जैसे ही वो अपना रास्ता चेंज करेगा वहाँ पे हमारा सेकंड पाथ शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे जो उसका टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। तो इसी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जहाँ पे एक पाथ है, यहाँ से आगे सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ पाथ, तो एक स्क्वायर के अंदर 4 पाथ है और इसके अंदर 4 ही कॉर्नर है, क्योंकि 4 ही जगह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसके एंकर पॉइंट्स भी 4 ही क्रिएट होंगे। जैसे सपोज हम एक और शेप ड्रा करते हैं, जैसे ये पॉलीगॉन की शेप है, तो इसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ से एक सीधा पाथ चल रहा है, फिर ये दूसरा, तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो उसमें 6 पाथ हैं, और जितने ही पाथ होंगे उतने ही उसके एंकर पॉइंट बनेंगे, क्योंकि पाथ क्रिएट ही तब होगा जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और जब डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ पे हमारे एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके भी 6 ही एंकर पॉइंट है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि एंकर पॉइंट का मतलब क्या है। मैं कलर चेंज कर लूँ सब बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एंकर पॉइंट का मतलब क्या आता है, जैसे अभी हमने देख लिया कि जहाँ पे पाथ हमारा रास्ता चेंज करता है वहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो एंकर पॉइंट का पर्पस क्या है? एंकर पॉइंट का पर्पस होता है कि शेप को मॉडिफाई करना। आप एंकर पॉइंट की मदद से अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि स्क्वायर है, अब उसको आगे जो हमारी कंडीशन है जो मॉडिफाई हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे शेप हम मॉडिफाई करेंगे ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ। तो अब आप देखिएगा कि ड्रैग सिलेक्शन टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो आपको कॉर्नर्स पे एक छोटे छोटे से ब्लू कलर के एक डॉट शो होंगे, जैसे मैं जहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो एंकर पॉइंट्स है। अब एंकर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी जगह पर जाएँ, एंकर पॉइंट पर जाए, वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लें, एक दफ़ा क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे मतलब कि उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो ब्लू रह गया, बाकी सारे वाइट हो गए। इसका क्या मतलब हो जाता है कि अभी मैंने सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया हुआ, तो क्लिक करके आप छोड़ देंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब अगेन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ हमारी वो शेप चेंज हो रही है, हमारा कोई शेप हमारी छोटी बड़ी नहीं हो रही, जैसे हमने सिलेक्शन पॉइंट के साथ टूल के साथ किया था। तो इसका पर्पज़ है, एंकर पॉइंट का ये पर्पज़ है कि आप अपने किसी भी एंकर पॉइंट की मदद से उसको मूव करके आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं वापस स्क्वायर लेके जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस ड्रैग सिलेक्शन को पकड़ता हूँ दोबारा, अब अगेन देखिएगा, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो अब मैं जहाँ पर अपने माउस को लेके जाऊँगा उस हिसाब से मेरी शेप को मॉडिफाई वो करना शुरू कर देगा। और आपके माइंड में जो कंसेप्ट होगा आप उस हिसाब से उसको अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एंकर पॉइंट्स को चेंज किया, उसके बाद सिलेक्शन टूल पकड़ के इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ, तो ये एक टिक का निशान एक बन गया, एक नाइकी का एक लोगो बन गया। तो इस तरह से आप अपने एंकर पॉइंट की चेंजेस के साथ आप अपने जो डिज़ाइन है उसको आप बना सकते हैं। सेम यही काम हमारा सर्कल में भी आ जाएगा। जब आप सर्कल ड्रा करते हो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ते हो, आप इसके भी आपको 4 एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, किसी को भी सिलेक्ट करें, उसके बाद उसको मूव करें, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और आपकी शेप उस हिसाब से मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आपकी माइंड में जो भी कंसेप्ट है, जो भी शेप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप इस एंकर पॉइंट की मदद से और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये काम था हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है जिसके साथ आप
अपनी डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूसली ये ऑप्शंस हमारी रेगुलरली यूज़ होती रहेंगी। अब जैसे कि ये शेप है, अगर आप इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ, तो हम इस शेप को बनाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर हमारा एंकर पॉइंट भी यूज़ होगा और हम जो सिलेक्शन पॉइंट था वो सब कुछ हम इसमें यूज़ करेंगे। जब भी एक असाइनमेंट होती है उसको बनाने का पर्पज़ यही होता है, उसका तरीका, आसान तरीका यही होता है कि आप अपने असाइनमेंट को मिनिमाइज़ करें। तो इसको आप कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, इसकी बॉडी का कलर ले लेता हूँ, इतनी बॉडी है, इसको मैं सिलेक्शन टूल को मैं पकड़ लूँगा, तो उसके शॉर्ट की है वी। सिलेक्शन टूल को पकड़ने के लिए सिंपल आप वी प्रेस करेंगे तो आप अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद मैं उसके फेस को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वाला हो गया। वी दबाया, उसको मैं साइड पे ले गया और इन दोनों का कलर्स मैं उसको सेम कलर कर देता हूँ, उसमें ये वाला कलर कर लेते हैं। उसके बाद अब नीचे चलते हैं, लेग्स की जानिब चलते हैं। तो लेग्स को मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, ये इतनी ऐसे मैं लेग को ड्रा किया और उसके बाद उसको मैं साइड पे लेके मूव कर देता हूँ, उसमें साइड पे रखता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और उसके बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक शेप है तो मैं उसको बार बार मुझे उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने दोनों को पकड़ा और दोनों को भी मैंने इसको ऐसे साइड पर रख के इसको कर लिया। उसके बाद चलते हैं, ये इसका कॉलर टाइप है। कुछ कॉलर को हम देख लेते हैं, कॉलर का क्या साइज़ है जी। इस तरह रख के इसको मैंने कॉलर को चूज़ कर लिया और इसके बाद मैं जाके इसको ऐसे मूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलर रख लिया। नीचे एक सर्कल शो हो रहा है मुझे और मैं यहाँ पे एक सर्कल लेके आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक सर्कल ड्रा कर लिया। थोड़ा सा नीचे करते हैं, उसका सर्कल का कलर चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे जो असल काम आ गया है इसके अंदर, अब आइज़ है। अब आइज़ को आप देखें तो आइज़ को, अब लिप्स की आपको शक्ल इसमें नज़र आ सकती है। तो आप आइज़ को ऐसे यहाँ पर इसको ड्रा किया मैंने, तो ये एक मेरी आई ड्रा होगी और उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और साथ मेरी दूसरी आई भी यहाँ पर मैंने रख लिया। दोनों का कलर को मैं पकड़ के वाइट कर देता हूँ और वाइट करने के बाद अब उसके जो सेंटर में है उसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट दबा के और शिफ्ट आल्ट दबा के इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और दोनों मेरी आइज़ भी क्रिएट होगी मेरी। अब आगे जो असल काम जो अब नज़र आ रहा है कि जो इसके कान है, जो इसकी टेल है या इसका जो मुंह है वो कैसे बनेगा। क्योंकि हमारे पास शेप्स के अंदर ये रेक्टेंगल की शेप नहीं है फ़िलहाल, तो रेक्टेंगल जो ट्राइंगल सॉरी उसकी शेप नहीं है। अब आगे जाके इंशाल्लाह ये शेप्स के सारे मज़ीद डिस्कशन होगी। तो ये कोर्स जो होगा, अगर आप हम जो सारे लेक्चर्स होंगे बिना स्किप किए आप सुन लेंगे तो हम जो है 100% आपको गारंटी देते हैं आप अपना ग्राफिक्स का एक जो कैरियर है वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैं ट्राइंगल लेता हूँ, उसको मैं ड्रा किया, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ने के बाद मैं एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं ऐसे शिफ्ट आल्ट दबा के सॉरी खाली मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो उसको ऐसे लेके जाऊँगा। तो मैंने किया क्या कि मैं एंकर पॉइंट को मूव करके एक ट्राइंगल की उसको शेप दे दी जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी। उसके बाद सिलेक्शन टूल पकड़ लेता हूँ और वेरी सिंपल उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो एक साइड पे अगर आप देख सकते हो कि मेरा वो कान एक बन चुका है, उसको मैं कलर सेम दे देता हूँ जैसे कि मैंने दिया हुआ है। अब ये देखिए, अब उसके बाद मैं इसको लेके जाता हूँ दूसरी साइड पे, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेट किया मैंने, तो इस तरह रोटेट करने के बाद मेरा दूसरा काम भी मेरा बन गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं जी अगेन। अब नीचे टेल को देखते हैं तो टेल का ये इस तरह, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करता हूँ और ये आ गई जी मेरी टेल भी। टेल थोड़ी छोटी होनी चाहिए तो मैं शिफ्ट आल्ट के थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरी शेप ख़राब ना हो। और उसके बाद आ जाते फेस की बात है, जो मुंह की बात आ जाती है, तो इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ एक और उसको रोटेट करता हूँ। इसको ऐसे रोटेट किया तो सीधा आ गया और उसके बाद उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो छोटा करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो कंप्लीट है इसको मैं साइड पर ले जाता हूँ। इसको मैं ऐसे कंट्रोल ऐसे सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो इमेज थी हमने इसको क्रिएट कर ली। तो इसके अंदर हमारा सिलेक्शन टूल भी यूज़ हुआ शेप्स को छोटा बड़ा करने के लिए, चीज़ों को प्लेस करने के लिए। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी यूज़ किया आपने टेल और ये ईयर्स बनाने के लिए। तो इस तरह आप मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने शेप्स को क्रिएट दे सकते हैं। हमारे अभी जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद से अपकमिंग जितने लेक्चर्स होंगे उन सब में ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लेक्चर और लास्ट वाला जो लेक्चर था, ये दोनों लेक्चर सुनने बहुत ज़रूरी हैं। आपने बहुत डीपली इसको सुनना है। और उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पे आप ये असाइनमेंट्स जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी तो आप इसकी प्रैक्टिस भी अपनी तौर पे इसको कर सकते हैं। थैंक यू।